आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। तो आइए खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाज ने खुद किया चौक नामकरण, समाज ने लिखी नई पहचान, नामकरण को लेकर नई बहस, समाज ने खुद लगाया नामपट। खैरागढ़ में गरजे चरणदास महंत, कांग्रेस का बड़ा सियासी दांव, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हुई तेज। नवप्रवेशी बच्चों का तिलक से किया गया स्वागत, मेधावी छात्र हुए सम्मानित, निशुल्क पुस्तक और गणवेश किए गए वितरित। पार्क में गंदगी का अंबार, कचरा निस्तारण पर उठे सवाल, स्वच्छता व्यवस्था पर की गई नाराजगी। राजनांदगांव में बिजली संकट बना बड़ा मुद्दा, सड़क पर उतरा जन आक्रोश, मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। जंगल अब सिर्फ हरियाली और सन्नाटा नहीं बल्कि चौकसी और कार्रवाई की कहानी भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ के घने वन क्षेत्रों में वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक सख्त और सतर्क अभियान छेड़ दिया है, जिसे स्थानीय लोग रात का पहरा भी कहने लगे हैं। दरअसल बीते समय में तेंदुए, भालू और कई दुर्लभ पक्षियों के आवास वाले इन जंगलों में शिकार और संदिग्ध मौतों की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी थी। कहीं पानी की कमी ने वन्य जीवों की मुश्किलें बढ़ाई, तो कहीं शिकारियों द्वारा बिछाए गए फंदों ने वन्य जीवन को खतरे में डाल दिया। अब हालात बदलते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग ने जंगलों में निगरानी को पहले से ही कई गुना मजबूत कर दिया है। रात के अंधेरे में लगातार गश्त, संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और फंदों की तलाश कर उन्हें तुरंत हटाने की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए जंगलों में जल स्रोतों के संरक्षण और अतिरिक्त पानी की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि जिससे वन्य जीवों को भटकना न पड़े। वन विभाग का कहना है कि यह सिर्फ सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि जंगल के संतुलन को बचाने की जंग है, जहां हर कदम प्रकृति और वन्य जीवों के भविष्य के नाम किया जा रहा है। वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन दोनों साथ साथ चलने वाले लेकिन थोड़े से अलग पहलू हैं। खैरागढ़ जिले में हमने वन्य प्राणियों का संरक्षण रहे, मतलब जैसे उनका शिकार ना हो पाए या फिर कुछ दिन पहले गर्मी से कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई थी, वो चीज़ ना हो पाए, इसके लिए कुछ प्रभावी कदम हमने उठाए हैं। लगातार रात्रि गश्ती और एंटी स्नेयर वॉक के हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिसमें हर रेंज में लगभग प्रतिदिन कहीं ना कहीं एंटी स्नेयर वॉक होता है, जिसमें 5-6 लोगों की टीम रात में जंगल में ऐसे इलाकों में जहाँ शिकार की संभावना रहती है गश्त करती है, वहाँ घूमती है और स्नेयर मतलब जानवरों को शिकार करने के लिए फंदे या फिर बिजली के तार से जहाँ करंट लगा के शिकार लगाने का प्रयास होता है, वो रोकने के लिए हम लोग सामान ऐसे जब्त करते हैं जिसमें खूंटी और फंदे और तार इस तरह के लगातार जब्त होते रहते हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम सोनसाई टोला स्थित उद्यानिकी नर्सरी में 1 दिवसीय किसान सम्मेलन एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में नीलू शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की
पहल पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित करना, मिट्टी की उर्वरक को संरक्षित रखना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए जागरूक करना है। आज प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विषय को लेके खेत बचाओ अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी किसानों के प्रति संकल्पित होकर और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प को छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान सम्मेलन एक कार्यशाला का जो है कार्यक्रम मानपुर मोला चौकी जिले के चौकी ब्लॉक के इस उद्यानिकी नर्सरी में सोनसाइटोला में जो है वो हो रहा है। राजनांदगांव में एक चौक का नामकरण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह सिर्फ नामकरण नहीं है बल्कि वह संदेश है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। आपको बता दें कि वर्षों तक प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर, ज्ञापन और मांगों के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो वैष्णव समाज ने इंतजार छोड़कर खुद पहल कर दी। आपको बता दें कि राजनांदगांव के वैष्णव समाज ने उस चौक पर नाम पट्टिका स्थापित कर दी जिसके नामकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समाज का कहना है कि ये सिर्फ एक चौक का मामला नहीं है बल्कि उनकी पहचान, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रुरेंद्र दास वैष्णव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन एकत्र हुए और चौक को अपने महापुरुषों की स्मृति से जोड़ते हुए नामित कर दिया। आपको बता दें कि उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। दरअसल समाजजनों का कहना है कि यह कदम किसी विरोध की भावना से नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब वे चाहते हैं कि प्रशासन इस नामकरण को आधिकारिक मान्यता दे और आवश्यक शासकीय प्रक्रिया पूरी करे। इस पहल के बाद शहर में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या जन भावनाओं से जुड़े ऐसे मामलों में प्रशासन को और संवेदनशील होना चाहिए। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि प्रशासन इस जन नामकरण को मान्यता देता है या नहीं। दुर्ग से राजनांदगांव की ओर आने वाले शहर के भीतर घुसते में ही एक चौक का निर्माण हुआ और चौक के निर्माण के बाद आज चौक का नाम दिया जा रहा है। चौक का नाम आपको बता दें कि ये चौक कहाँ पर है। राजनांदगांव के पारी नाला दरगाह के समीप में ही एक नया चौक बना हुआ था जिसे NHAI के द्वारा बनाया गया और आज इस चौक का नया नामकरण कर दिया गया है और चौक का नाम बता दें राजा जी चौक के नाम से इस चौक को अब से जाने जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि तमाम वैष्णव समाज के, वैष्णव महासभा के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सीमेंट, ईंट, गिट्टी, रेत तमाम चीज़ें यहाँ पर लेकर के आए हैं। खुदाई कर दिए हैं और खुदाई करने के बाद सीमेंटीकरण करके एक स्थायी रूप से राजा जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है जिसकी नींव भी खोदी जा चुकी है। अभी हमारे साथ में समाज के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र दास वैष्णव जी वो साथ में मौजूद भी है और साथ ही साथ राजनांदगांव जो वैष्णव समाज के जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। उनसे सीधी बात करेंगे। वैष्णव जी, आज नींव खोद दी गई है, क्या हुआ कि आप लोग अतिक्रमण कर दिए? नहीं, अतिक्रमण नहीं है। आप को मैं बता देता हूँ, ये नगरी जो है राजा साहब की नगरी, वैष्णव की नगरी है और वैष्णव को नगरी में राजा साहब के नाम से एक भी चौक चौराहा नहीं है। हमने पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग करी है कि राजा साहब के नाम से चौक चौराहे का नाम होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, परंतु शासन प्रशासन ने ना ही सत्ता में बैठे लोगों ने इस बात का ध्यान दिया। तो मजबूरनवश हमको
इस चौक का नामकरण, पहले भी इस चौक का नामकरण हमारे जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था, लेकिन लोगों द्वारा उखाड़ दिया गया। मजबूरीवश हमको आज यहाँ पर राजा साहब के मूर्ति रखनी है, उसके लिए हम चबूतरा बना रहे हैं। और इस चौक का नाम राजा बलराम दास जी के नाम से और राजा चौक के नाम से होगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राजनांदगांव की जितनी भी ये जो विरासतें हैं वो राजा साहब की देन है, और वहीं आज इस मांग पर आप लोगों के द्वारा कई बार मांग भी की जा चुकी है, सरकार ने, प्रशासन ने नहीं कोई सुनवाई की। आज आक्रोशित हो चुके हैं इस चौक का नाम को लेकर, राजा जी की उन संपत्ति को लेकर के और लोगों के हित में बात करने को लेकर के। देखो, हमारा सबसे पहले 1 साल पहले 25 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे आए थे इसी बात को रखने के लिए। हमारा एक ही मांग है कि भी देखो, राजनांदगांव शहर जो है राजा का ही शहर है, और जिस हम जगह पे खड़े हैं वो इस संस्कारधानी में एंट्री करने का जगह है। हम विधायक जी से भी इस बात को रखे थे कि भाई राजधानी, डॉक्टर साहब से, कि राजधानी से जब कोई आए और संस्कारधानी में जब आए तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप संस्कारधानी में घुस रहे हैं, और संस्कारधानी में घुस रहे हैं तो यहाँ पे राजा, जो दानवीर राजा बलराम दास जी का है, उसकी यहाँ पे स्मृति हो जाए उसको। यही उद्देश्य से इस चौक को हम राजा बलराम दास जी की स्मृति में राजा जी चौक के मांग करते हुए, और इस जगह को हम राजा जी के प्रसिद्धि के रूप में हम देखना चाहते हैं कि कोई भी बाहर का अगर आदमी आए तो उसको एक नज़र से पता चल जाना चाहिए कि यह नगर जो है वैष्णव बैरागी राजाओं की नगरी है। और यहाँ पे महंत बलराम दास जी की भी उस समय के शासनकाल में बहुत सारी योजनाएं लगी है, बनी हुई है, जो सर्व समुदाय, सर्व जन के लिए था। राजा जी को स्थापित रखने की नीयत से, उद्देश्य से आज वैष्णव महासभा, वैष्णव समाज के द्वारा, वैष्णव समाज के तमाम पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता, जो महिला परिवार के लोग भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एकजुट मौजूद हुए हैं, और मौजूद होने के बाद इस चौक का नाम रख दिया गया है राजा जी चौक। आने वाले दिनों में इस चौक पर अभी तो केवल नींव खोदी गई है, और नींव खोदने के बाद आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि समाज और प्रशासन के साथ में मिल करके यहाँ पर राजा जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शहर में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव ने सरकार के कार्यकाल को विकास और जन कल्याण से जुड़ी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला बताया है। महापौर ने कहा है कि बीते 12 वर्षों में देश ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का जन जन तक पहुंचने वाला बदलाव बताया है। उनके अनुसार सड़क, रेल और हाईवे, हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार ने देश के छोटे शहरों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। साथ ही डिजिटल तकनीक और आर्थिक सुधारों ने भारत की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दी है। बातचीत के दौरान महापौर ने अंत में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता दिख रहा है। उन्होंने नागरिकों से सरकार की योजनाओं से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की है। दरअसल राजनांदगांव में यह बयान राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां समर्थक इसे उपलब्धियों का लेखा जोखा बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे विकास के दावों की समीक्षा की जरूरत के तौर पर भी देख रहे हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हो चुके, और 12 साल पूरे होने के बाद तमाम जगहों पर हर एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 12 साल बेमिसाल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ था। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने खुलासा किया और बताया कि 12 साल बेमिसाल किस वजह से हुआ। आज हमारे साथ में राजनांदगांव के प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव जी मौजूद है। यादव जी, 12 साल बेमिसाल हो चुका है, 12 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही है प्रधानमंत्री की, और क्या कुछ भारत के इस नागरिकों को दिए हैं? 12 साल बेमिसाल इसलिए है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस 12 साल में 25 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सर्वे नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है।
कि भारत में लोगों के जीवन स्तर इस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और 25 करोड़ लोग बीपीएल के दायरे से बाहर आ गए हैं। आपने राजीव गांधी जी का कभी भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री रहते हुए कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो 17 पैसा लोगों तक पहुंचता है। आज इस 12 साल में जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार ने स्कीमें चलाई और हितग्राहियों तक के 100% लाभ उन तक पहुंच रहा है। यदि 100 रुपये भेजा जाता है तो 100 रुपये पहुंच रहा है। विश्व पटल में भारत ने अपने डंके बजाए हैं और पूरी दुनिया के लोग भारत के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हैं। ये मोदी जी की उपलब्धि है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि कितने प्रधानमंत्री सड़क बन रहे हैं, कितने 4 लेन बन रहे हैं, कितने 6 लेन बन रहे हैं, कितने हाईवेज बन रहे हैं। इसकी बात करना तो अब थोड़ा बेईमानी हो जाएगी क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों में सभी योजनाएं जो है बिना जात पात धर्म देखे सभी के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे खाद्यान्न का हो, चाहे जनधन खाते का हो। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिसको गिनाना बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्य रूप से एक सनातन काल की वापसी हुई है इस 12 वर्ष में। दूसरा, बेनिफिशरीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और 100% बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी की इन 12 वर्षों की। भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की उपलब्धियां लगातार वाकई गिनाई जा रही है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की बातें और जनहित के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उन उपलब्धियों को आज जनता तक के पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा पूरे देश में होते जा रही है। देश प्रदेश की इन खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। तब तक की मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनांदगांव शहर के एक प्रमुख पार्क में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। पार्क को जो रोजाना सैकड़ों लोगों की सुबह शाम की सैर, व्यायाम और पारिवारिक समय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, इन दिनों लगातार बढ़ती गंदगी और कचरे के ढेर के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में नियमित रूप से जन्मदिन और छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रमों के बाद प्लास्टिक, डिस्पोजल सामग्री, भोजन के अवशेष और अन्य कचरा वहीं छोड़ दिए जाते हैं। इससे पार्क परिसर में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्क प्रबंधन द्वारा समय समय पर सफाई तो की जाती है, लेकिन सफाई के दौरान एकत्रित कचरे को निर्धारित निस्तारण केंद्र तक भेजने के बजाय पार्क के ही एक हिस्से में जमा कर दिया जाता है। स्थिति यह है कि कचरे के कारण दुर्गंध और मच्छरों और मक्खियों की समस्या बढ़ गई है, जिससे सुबह शाम टहलने आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस संबंध में शहरवासियों ने नगर निगम और पार्क प्रबंधन से मांग की है कि पार्क में नियमित और प्रभावी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की ठोस व्यवस्था बनाई जाए, ताकि यह पार्क फिर से स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के रूप में लोगों के लिए उपयोगी बन सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव स्थित भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां केवल उपलब्धियों की चर्चा नहीं हुई बल्कि उन बदलावों को भी याद किया गया जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। बैठक में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़े अभियानों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि बीते 12 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई जिनसे महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैठक में आगामी दिनों में जनसंपर्क और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि यह अवसर केवल उपलब्धियों का नहीं मानने का है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की सोच को पहुंचाना भी है।
वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। बारिश की पहली फुहार ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजनांदगांव के कई इलाकों में जलभराव की समस्या एक बार फिर सिर उठाने लगी है। आपको बता दें कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की खामियां इस बार भी साफ नजर आ रही है। सवाल वही पुराना है कि हर साल दोहराई जाने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब मिलेगा। लगातार बारिश के मौसम में देखा जाता है कि राजनांदगांव के कई सारे वार्ड ऐसे हैं जो कि जल भराव की स्थिति पर रहते हैं और आज हम उन्हीं जल भराव के विषय को लेकर के राजनांदगांव के उन प्रभावित वार्डों पर जा करके वहां का निरीक्षण करने की और वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए कि क्या बारिश के मौसम में किस तरीके से वहां की स्थिति उत्पन्न होती है और राजनांदगांव के उन प्रभावित जलभराव के वार्डों पर नालियों की साफ सफाई और नालियों के चौड़ीकरण को लेकर के क्या कुछ मुद्दे उठ रहे हैं। कई साल से उन प्रभावित क्षेत्रों पर नाली की गहरीकरण, चौड़ीकरण और साथ में साफ सफाई की व्यवस्था ना होने की वजह से आलम कुछ ऐसा रहता है कि नालियों की स्थिति जाम हो जाती है और पूरी तरीके से नालियों के पानी जो है वो सड़क पर और लोगों के घर पर घुसना शुरू हो जाते हैं। आइए सीधे चलते हैं हम राजनांदगांव के इस बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड पर और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश के मौसम में जब जल भराव की स्थिति होती है तो किस तरीके का यहाँ का माहौल रहता है, किस तरीके से स्थिति उत्पन्न रहती है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक दिन के क्षणिक भर बारिश की वजह से इन सड़कों पर जल भराव की स्थिति पहले ही निर्मित हो चुकी है और उन जवाबदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बारिश के वक्त में क्या इन जल भराव वाली स्थिति को सुधार करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को बनाने के लिए निगम प्रशासन के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के निचले इलाकों में हालात ऐसे हैं कि थोड़ी देर की बारिश भी जल निकासी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर देती है। नालियां कचरे और गाद से भरी होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे सड़कें और गलियां डूब जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल मानसून में यही कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि समस्या हर बार और गंभीर होती जा रही है, लेकिन समाधान अब भी अधूरा है। कई जगह नालों पर अतिक्रमण और कचरे का ढेर जल निकासी में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में अधूरी या पुरानी ड्रेनेज लाइनें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं। शहर नियोजन से जुड़े जानकारों का कहना है कि बिना समग्र ड्रेनेज प्लान और नियमित सफाई व्यवस्था के इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को भी प्रभावित किया है। फिलहाल मानसून की शुरुआत ने प्रशासन के इंतजामों की परीक्षा शुरू कर दी है। सवाल यही है कि क्या इस बार जलभराव सिर्फ खराब बनेगा या फिर हर साल की तरह लोगों की मुश्किलों की कहानी दोहराएगी। ये क्षेत्र है बसंतपुर राजीव नगर वार्ड नंबर 42 और बारिश के समय सर यहाँ ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा, चारों तरफ पानी दिखेगा। यहाँ पर घुटना जितना पानी आता है सर, यहाँ भी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ घुटना जितना पानी आएगा। वीडियो मेरे पास अभी भी रखा है अगले साल का। मेरे घर के सामने तो मेरा गाड़ी डूब जाता है, इतना पानी आता है। और ये देख लो कचरा, ये जो कचरा है सर ये कल साफ हुआ है और ये अभी का कचरा है सुबह का। ये कचरा जो है सुबह का कचरा है, कल पूरा ये साफ किया गया, जेसीबी आई हुई थी और जैसे आप देखोगे तो रखा हुआ है वो आज है। बाकी देखोगे पूरा जगह आपको पत्ता गोभी, कुमड़ा, कचरा, लद्दी, नाले का पूरा लद्दी ये निकाल के यहीं रखेंगे। कोई साफ सफाई नहीं रहता। आपको बोलोगे फोटो वीडियो में अभी भी दिखा दूंगा। बारिश के दिनों में पूरा जल भरा होता है। बहुत बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नर्स आती जाती है उनको भी परेशानी का सामना पड़ता है।
ऐसी क्या मजबूरी रहती है जो 15 सालों से इसकी क्या वजह है कि जो यहाँ पर की जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है? इसकी वजह यही है कि सामने नंदई है, वहाँ पे लोहा बाड़ा है जो काफी सकरा है। ऐसी क्या मजबूरी होती है जो 15 सालों से वो लोहा बाड़ा का निदान नहीं हो पाया है। बीच में ऋषि शास्त्री भी पार्षद थे और लोहा बाड़ा के लिए आंदोलन किया हुआ था, लेकिन वो भी धरा का धरा रह गया। 15 सालों से लोग अपनी मजबूरी में चले जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई रास्ता नहीं निकल पाया? कोई रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है। मुख्यमंत्री यहीं का था 15 साल पहले, आज भी है, विधानसभा अध्यक्ष है, महापौर है, सांसद है, भाजपा का पार्षद है, फिर भी वही है। ये वार्ड नंबर 42 और 43 दोनों है, और खिमीन पार्षद का वार्ड है ये नाली के तरफ। और क्या बोलते हैं, मोहन क्या नाम है, अमृता सिन्हा का 42 है। तो इनको तो 2 महीना पहले हम लोग बुला चुके थे नाली का दिखाने के लिए, तो उन लोग बोले थे कि जो सामने पुलिया है मार्च में आपको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमने 2-4 दिन पहले और उनसे बात किए तो बोले हमारे पास फंड नहीं है, हम किस में बनाएंगे बोल रहे हैं। और इतना पानी भर जाता है यहाँ कि हम लोग घर के अंदर घुसता है। अभी मैं अपने बारिश की सुविधा के लिए मैं अपने घर के सामने एक वो दीवार जैसे उठा रही हूँ और पीछे ऊंचा कर रही हूँ। मैं बाथरूम तक पानी चले जाता है। कितनी गंदगी है? बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी। 3 बार के मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है राजनांदगांव, जहां मेरी जानकारी अनुसार जो है कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील परिसर के साथ साथ जो घनी बस्ती है जैसे कि राजीव नगर, शिव नगर, बसंतपुर और ये दुर्गा चौक और नंदई इंदिरा नगर, ये क्षेत्र ऐसा है कि जहां हर बरसात में हर पहले बारिश में पानी भरता है, जिसको लेकर के कार्य योजना भी लाई जाती है हर बार करोड़ों की, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आज तक ये समस्या हल नहीं हुई है। बारिश के दिनों में जल भराव की जो समस्या है, कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सब जगह क्षणिक टाइम के लिए होता है। कभी 15 मिनट के लिए हो जाएगा, कभी आधे घंटे के लिए हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक बारिश की स्थिति में वो स्थिति बनती है, इससे इनकार नहीं है। पहले हमारी तैयारी है कि हमने सभी नालों की एक तरीके से सफाई प्रारंभ किया है, और दूसरा नार कन्हैया नाला, जिसकी वजह से कुछ इंदिरा नगर और बाकी क्षेत्रों में जल भराव होता है, उसका काम भी हमने प्रारंभ किया है, परंतु अभी वो काम शुरू हुआ है। अभी पूर्ण होने में समय लगेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये होने के बाद जो इंदिरा नगर से लेकर के बाकी जो उसके आसपास की बस्तियों में ये स्थिति निर्मित होती है वो नहीं होगा। जिला अस्पताल की ऊंचाई, बेस लेवल की ऊंचाई बढ़ाई गई है, वहाँ भी इस बार भरने की स्थिति नहीं रहेगी। बाकी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के चलते कभी कभी थोड़े समय के लिए जल भराव होता है। इन परिस्थितियों से भी निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। बारिश के मौसम में जिस तरीके से राजनांदगांव के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिनमें से एक क्षेत्र राजनांदगांव का बसंतपुर एरिया, जहां पर स्थित है राजीव नगर। इस राजीव नगर वार्ड में एक बड़ा सा नाला है, और नाले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप सीधा देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा सा नाला है। इस नाले पर हमेशा इस नाले की साफ सफाई को लेकर के मुद्दे उठाए गए हैं, इस नाले की गहरीकरण को लेकर के मुद्दे उठाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस नाले पर जहां से ये पानी निकासी हो रहा है, पानी जिस दिशा पर जा रही है उस ओर ये नाला जो है वो नाली के रूप में है, यानी कि कहा जाए कि यहाँ पर बड़े रूप में नाला है, और आगे चल करके वो नाले की जो साइज है, जो उसका दायरा है, वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इस नाला पर भरा हुआ पानी और जो कचड़े हैं, जो यहाँ के सामान्य हैं, जो यहाँ की दलिद्री कहा जाए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ के सड़कों पर निकल करके आ जाती है, और सड़कों पर निकल के आने के बाद लोगों के घर पर भी घुस जाते हैं। यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से यहाँ के नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जिसका कारण बन करके निकल के सामने में आता है यहाँ पर की जल भराव की स्थिति। यहाँ से होकर के जाने वाला एक मार्ग है जहाँ पर जिला चिकित्सालय भी स्थित है, और वहां भी बताया जाता है कि अभी फिलहाल में वहां पर जिला चिकित्सालय को हाइट दे दी गई है, यानी कि वहां पर सामान की भराव कर दिया गया है, उसको एक ऊंचाई दे दी गई है, जिसकी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि वहां अब के इस बारिश के समय में
जल भराव की स्थिति नहीं होगी। देखना तो ये होगा कि आने वाले इस बारिश के मौसम में क्या उन जिम्मेदारों की ये बनाई गई रणनीति काम आती है या फिर वो भी एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। राजनांदगांव में लगातार हो रही बिजली कटौती और बढ़ते बिजली बिलों ने लोगों का धैर्य तोड़ दिया है। रोज रोज की अघोषित बिजली बंदी से आमजन, व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आज शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। लगातार बढ़ते हुए बिल के विरोध में आज राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राजनांदगांव के कैलाश नगर स्थित डिवीजन बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूका गया है और पुतला फूकने के बाद इस बिजली विभाग का घेराव किया गया है। घेराव करने के बाद यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके साथ में तू मैं की बहस भी हुई। बहस में क्या कुछ हुआ, सारी चीजों का खुलासा लेंगे। अभी हमारे साथ में वर्तमान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी मौजूद है। बिजली का बिल जो है बेतहाशा बढ़ते जा रहा है, जिसके विरोध में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूके हैं। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार में साए बिजली का बिल बढ़ रहा है, उपभोक्ता त्रस्त है। वैसे ही उपभोक्ता अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की मार, खाद्य सामग्रियों की बढ़ी हुई कीमतों की मार और अपनी ही परेशानियों से लोग ऐसे ही परेशान है। और यहाँ ये सरकार जबरदस्ती लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है, लोगों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। एक तरफ आप महतारी वंदन में 1000 रुपये देते हैं और 3,500-4 हज़ार बिजली का बिल देते हैं। ये कहाँ से न्याय है? और ये सरकार टोटल गरीबों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने में लगी है, लोगों से पैसा लूटने में लगी है। एक तरफ बिजली के बिलों को बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनका मोर बिजली ऐप और मैनुअल बिल में फ़र्क है। क्यों फ़र्क आ रहा है ये भी समझ से परे है। साथ ही साथ लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम के बिना, लोगों के जन जागरूकता के बिना इसको चलाना उचित नहीं है, वहाँ ये लगाना उचित नहीं है। क्योंकि स्मार्ट मीटर की आपने बात की है तो बीते दिन हमने भी एक खबर दिखाए हुए थे जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि एक घर पर एक वृद्ध महिला रहती है और उनके बेटे रहते हैं। बिजली की खपत वहाँ पर उतनी नहीं है जितना उनका बिल आ चुका है। 54,000 रुपये का बिल आ चुका है। एक फिल्मी रिकॉर्ड की तरह ये दर्ज हो चुका है। देखिए, बिजली बिल मनमाना है, बिजली विभाग का कोई और छोर नहीं है। ये जैसा चाह रहे हैं वैसा लोगों को हलाकान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको एक लूटने का यूनिट बना लिया है, जिससे सीधा जनता को लूटा जाए और बिजली के नाम पर सीधा जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। इनकी स्थिति ये है कि आधी बिजली मनमाना बिल। बेजबरन की स्मार्ट मीटर लगाना कहीं ना कहीं ये गलत राह पर चिन्हित करता है। और वहीं आज आप देखेंगे कि इस बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय पर कांग्रेसियों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि खुद बिजली विभाग का मंत्रालय लेकर के बैठे हुए हैं, वो खुद इस विभाग के मंत्री हैं और बेतहाशा बिल बढ़ते हुए के विरोध पे आज कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। देखना तो ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस बढ़ते हुए बिजली की बिल पर कमी देखी जाती है या फिर कुछ यूं ही चलता जाता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि एक तरफ बिजली बार बार जा रही है तो दूसरी तरफ बिल लगातार बढ़कर आ रहा है, जिससे घरेलू बजट बिगड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ कार्यालय तक सीमित नहीं रहा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और बिलों में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल के विरोध में आज राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया और पुतला फूकने के बाद आज हम बिजली विभाग के जिम्मेदार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके पास मौजूद हुए हैं कि ये जवाब जानने के लिए कि आखिरकार किस वजह से लगातार बिजली ट्रिपिंग हो रही है, बिजली की बत्ती गुल हो जा रही है और लोगों के जो बिल है वो हमेशा से बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं। कई सारे आरोप लग रहे हैं मंडावी जी, किस तरीके से बिजली विभाग की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्यों इतने बढ़ते हुए बिजली बिल लोगों के घर तक के पहुँच रहे हैं। अभी पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए
पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। शहर में कम से कम 40 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई। जहाँ जहाँ पे जो शिकायत आते थे उनको चिन्हित करके वहाँ पे लोड बैलेंस किया गया है, तार बढ़ाई गई है। अभी वो शिकायतें अगर हम देखेंगे तो पिछले जो 2024-25 की तुलना में बहुत कम हो गई टेक्निकल कंप्लेंट जो है। और दूसरी आपने ये कहा कि भाई बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, तो बिजली बिल बढ़ के आने का मुख्य कारण तो ये है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सभी का खपत, इवन कि यहाँ तक मेरा भी खपत जो है पिछले साल की तुलना में देखूँ तो 100 यूनिट 150 यूनिट बढ़ गया है। सर, खपत बढ़ गया है या फिर स्मार्ट मीटर को बचाने का काम किया जा रहा है? नहीं, स्मार्ट क्योंकि मीटर कई लोगों का आरोप है कि पहले जो उनके पुराने मीटर लगे हुए थे उसमें बहुत ही कम दर, बिजली के जो दर है बहुत ही कम आते थे, यूनिट उतने ही खपते थे, आज भी उतने ही यूनिट खप रहे हैं, लेकिन बिजली की बिल जो है वो स्मार्ट मीटर लगने की बात से काफ़ी हद तक के बढ़े हुए नजर में आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं, क्योंकि खपत का आधार आज भी वही है। हमने कुछ जगहों में इस टाइप से शिकायत आई थी हमारे पास 3-4 जगह की, जहाँ पे सभी जगहों ने चेक मीटर लगाया है। चेक मीटर में दोनों मीटर, नए मीटर और पुराने मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। बिल बढ़ने का कुछ वजह ऐसा है कि लोगों का 4 यूनिट, अभी शासन का जो 50% बिजली बिल छूट का जो वो है योजना है, उसमें 4 यूनिट तक का अगर किसी का खपत है 399, 4 यूनिट तक का, तो उसको 50% शासन की योजना अनुसार उसको छूट प्रदान की जा रही है। वहीं अगर 401 यूनिट आ जाता है तो फिर बिजली बिल की क्या दर रहेगी? हाँ, अगर 401 सुपर हो जाती है बिजली बिल खपत जो दर है, तो उसमें क्या रहता है, आपका छूट किस सीमा समाप्त हो जाती है, उसमें पूरे यूनिट की 4 यूनिट की बिल हो रही है। उनका मेरे भी संज्ञान में आया था। अभी वो चिखली अपना नया जोन में आ गया, लेकिन मैं खुद उसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए उसको दिखवाया और पता चला उसका फरवरी वगैरह में भी पुराने मीटर के जगह स्मार्ट मीटर में चेंज हुआ था। तो उसमें बाई मिस्टेक उसका जो पुराना मीटर का रीडिंग था वो 5600 कुछ यूनिट का उसमें ऑटोमेटिक स्मार्ट मीटर में आ गया था, जिसको करेक्शन कर दिया गया है। आज की डेट में उसका बिल 1500 से 2000 का बिल बन गया है। यानी कि स्मार्ट मीटर में त्रुटि तो हो रही है? स्मार्ट मीटर में त्रुटि नहीं हो रही, उसमें डाटा एंट्री में त्रुटि हुई थी, उसकी वजह से स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार की त्रुटि अभी तक सामने नहीं आई। लगातार बिजली बिल के कटौती और बढ़ते बिल को लेकर के कांग्रेस ने भी आज मोर्चा खोला हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि खुद बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनका पुतला भी फूकने के बाद ज्ञापन दिया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इसे जल्द ही सुधार नहीं किया गया, बिजली बिल में कमी नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में राजनांदगांव के कैलाश नगर में स्थित डिवीजन कार्यालय पर वो ताला भी जड़ने को तैयार हो चुकी है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार समय रहते बिजली विभाग पर कुछ बिजली बिल पर कुछ तब्दीली आती है या फिर यूं ही चलते जाता है। बढ़ते हुए बिजली बिल ने आम लोगों का पूरा कमर तोड़ रखा है। ये विष्णुदेव की ट्रिपल इंजन सरकार सिर्फ लोगों को वोट लूटने के टाइम बस सामने में थी, और अब जब बिजली की बिल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको जानकारी होगी कि नगर निगम में जब सामान्य सभा चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तो वहाँ लगभग 1.5 घंटा बिजली गुल हुई थी, जबकि पूर्व सूचना बिजली विभाग को जाता है व्यवस्था सुधार के लिए। लेकिन 2 से 3 सामान्य सभा और तीनों में बिजली गुल होना ये बताती है कि सरकार कितनी कमज़ोर है और कितने ढीलेपन से काम कर रही है। लोग सिर्फ परेशान हैं मोटे बिजली बिल से। इस सरकार का गिरना और जाना बहुत तय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज सालेवारा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। केसीजी जिले के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत ऐसा आयोजन हुआ जिसमें राजनीति से आगे बढ़कर रचनात्मकता, कला और जागरूकता का संगम दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में रंगोली की रंगीन बारीकियां, पेंटिंग में उभरते विचार, मंच पर गूंजते जोशीले भाषण और व्यंजन प्रतियोगिता की खुशबू सबने मिलकर माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उमा चौबे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महिलाओं, गरीबों और ग्रामीण समाज तक सीधा असर पहुंचाया है। इन्हीं उपलब्धियों को लोगों तक सरल और रचनात्मक तरीके से पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी कला के जरिए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को चित्रों और रंगों में ढाला। वहीं भाषण प्रतियोगिता में वक्ताओं ने अपने विचारों से मंच को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने इसे सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि जागरूकता और जन जागरूकता, महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बताया।
छुईखदान क्षेत्र के साल्हेवारा अंतर्गत आमगांव में प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक शाला परिसर में उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और गणवेश भी वितरित किए गए, जिससे उनके शैक्षणिक जीवन की नई शुरुआत को खास बनाया गया। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष, शिक्षक, ग्रामवासी और बड़ी संख्या में पालक उपस्थित रहे। सभी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। जिले के कलेक्टर कार्यालय परिसर एक बार फिर विवादों के घेरे में है। आपको बता दें कि इस बार मामला किसी फाइल या कामकाज का नहीं है, बल्कि आबकारी विभाग के 2 कर्मचारियों के कथित शराब सेवन का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के शासकीय कार्यालय इन दिनों शराबखोरी का अड्डा बन चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही खैरागढ़ के बीओ कार्यालय से कुछ कर्मचारियों का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। अब एक नया मामला खैरागढ़ के जिला कलेक्टर कार्यालय सामने आया है, जहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही मौजूद जिला आबकारी के कार्यालय के अंदर दिन दहाड़े ड्यूटी समय में कुछ कर्मचारी शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो भी अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कलेक्टर के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। खैरागढ़ साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वायरल फुटेज में जिला आबकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 सुजीत पुरी गोस्वामी और मुख्य लिपिक वीरेंद्र सिंह यादव को कथित तौर पर ड्यूटी समय के दौरान शराब पीते हुए देखा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम उसी कलेक्टर परिसर के भीतर सामने आया है, जहां जिले के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से मौजूद रहते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि जब जिला मुख्यालय का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला परिसर ही ऐसी हरकतों से अछूता नहीं है, आपको बता दें तो आप बाकी दफ्तरों की स्थिति क्या होगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बीईओ कार्यालय से भी इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने एक सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी और एक प्रधान पाठक पर निलंबन की कार्रवाई की थी। फिलहाल मामले पर अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्रकरण उनके संज्ञान में आ चुका है और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जानकारी आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई है और इस संबंध में तत्काल संबंधित जो प्रभारी अधिकारी होंगे उनको बुलाकर आपके द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो है उसके आधार पे तत्काल नियमानुसार दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। खैरागढ़ में कांग्रेस की सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई गर्मी पैदा कर दी है। प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में महंत ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2.5 साल का समय देने के बावजूद सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत के अनुसार प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंता का विषय बन गए हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। महंत ने साफ संकेत दिया कि अब कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बहुत हो गया, 2.5 साल ज़्यादा होता है। 2.5 साल में हमने
देखा कि आप अच्छा काम करो, एक बार बात देना चाहिए उनको अवसर। वो कहते हैं हमको अवसर ही नहीं दिया। पूरा हमने अवसर दिया। अब 2.5 साल बाद हम लोग पूरे दल बल सहित विरोध करेंगे, उनके हर उस काम का विरोध करेंगे जो किसानों के प्रति कर रहे हैं, जो खाद नहीं दे रहे हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो जगह जगह व्यवस्था जो है पुलिस की, जो हमारे बहनों के साथ जो दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, सबके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से विधानसभा तक लड़ेगी। केसीजी जिले में ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत के उप संचालक पंचायत गीत कुमार सिन्हा ने जिला अंकेक्षक के साथ विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकरजन, सिंगार घाट और आमदनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायतों में रखे जाने वाले अभिलेखों, रजिस्टरों और विभिन्न पंजियों की गहन जांच की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। आपको बता दें कि इसमें पाया गया कि आवश्यक दस्तावेजों का नियमित अद्यतन नहीं किया जा रहा है और रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर उप संचालक पंचायत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरपंच और सचिव 1 सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दुरुस्त कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तालाबों को मत्स्य पालन के लिए लीज पर देने, स्वच्छता व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता शुल्क वसूली शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। पूरे निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।